बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोरी और मैस एम के दरमियान क्या रिलेशन होता है। अब हमने एक है ठीक है ना, एक ये ठीक है ना, एक ये डंडा है, ठीक है ना, इसके साथ एक डोरी बांध दी है, डोरी के साथ एक मैस एम बांधा है। मैस एम का वज़न जो उनसे है डब्ल्यू, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और वज़न की वजह से डोरी में एक खिंचाव पैदा होता है जो इस मैस को ऊपर खींच कर रखता है। इसलिए टेंशन, इस खिंचाव को कहते हैं टेंशन, और टेंशन की सिमत हमेशा ऊपर की तरफ होगी। जब टेंशन की सिमत ऊपर की तरफ होगी तभी तो ये खींच कर रखेगा ना वज़न को। जब ये टेंशन की सिमत नीचे की तरफ होगी तो ये डोरी ही टूट जाएगी। ठीक है, अब कॉमन सेंस की बात है कि एक ठीक ना, एक डोरी है, उसने एक मैस एम को जकड़ के रखा है और मैस एम का वज़न जो सा है ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और सेम इसी वक्त डोरी में एक खिंचाव पैदा होता है जो इस मैस एम को ऊपर की तरफ खींच कर रखता है। इस खिंचाव का नाम दिया गया टेंशन टी का। अब टेंशन टी का यूनिट क्या है? इसका यूनिट होता है न्यूटन, और ये चूँका दोनों फोर्स और टी के न्यूटन सेम, फोर्स और टेंशन के यूनिट सेम है, इसलिए इन दोनों के फार्मूले F इज़ टू एम ए और T इज़ टू एम ए। हम F इज़ टू एम ए वाला फार्मूला T पर भी अप्लाई कर सकते हैं। समझ आ गई? और ये न्यूटन का तीसरा कानून यहाँ पर ओबे हो रहा है, यानी कि यहाँ पर सिमत तो एक मुख्तलिफ है, दो फोर्सेस, उनकी सिमत एक बॉडी पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनकी सिमत दो मुख्तलिफ है लेकिन उनकी मिकदारें सेम है। अब पता कैसे चले कि मिकदार सेम है? मिकदार पता चल रहा है क्योंकि ये बॉडी है, ये अपनी जगह पर फिक्स है, ना ही तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, वज़न की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, और ना ही ये वज़न, ना ही ये जो सा मैस एम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि टेंशन की सिमत में मूव कर रहा है। इससे ये ज़ाहिर होगा कि जो सी दोनों फोर्सेस हैं ये मैस एम पर बराबर फोर्सेस लगा रही हैं, इनकी मिकदार क्या है? सेम। अब केस 1 हम स्टडी करते हैं, बॉडी वर्टिकली मूव है, ठीक है ना, यानी कि बॉडी है एक, वो वर्टिकली उसकी मूवमेंट कैसे होगी। ये हमारे पास एक ठीक है ना डंडा है और एक पुली है, ठीक है ना, एक धागे के साथ इसे बांधा गया है, ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है ना, उसके बाद हमने ये लोहा है, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हमने ये पुली है, पुली के साथ एक ये मैस एम लटका दिया गया है M2, और एक ये मैस M1 है। ठीक है, मैस M1 का वज़न सेम वही है, मैस M1 का वज़न नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, और इसी वज़न की वजह से डोरी में एक खिंचाव पैदा होता है, डोरी में एक खिंचाव पैदा होता है जिसे हम टेंशन का नाम देते हैं। ये खिंचाव इसे ऊपर की तरफ खींच कर रखता है, इससे हमने टेंशन टी का नाम दे दिया है। और बॉडी में एक एक्सेलरेशन भी पैदा होता है जो बॉडी की सिमत में मूव करता है, यानी कि ये बॉडी चूँका भारी है इसलिए ये नीचे की तरफ जा रहा है, जिस तरफ बॉडी की मूवमेंट होगी उसी तरफ एक एक्सेलरेशन ए भी पैदा होगा। अब हमें पता चल गया है कि व्हेन जब एक मैस M1 नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो बॉडी में एक वज़न W1 इज इक्वल टू M1G नीचे की तरफ प्रोड्यूस होगा, और उसी की सिमत में एक एक्सेलरेशन ए भी प्रोड्यूस होगा, और W1 की वजह से डोरी में एक खिंचाव पैदा होगा, इसे हमने टेंशन टी का नाम दिया है। और टेंशन टी इज़ अ कांस्टेंट बिकॉज डोरी इज़ 1। अब चूँका टेंशन टी क्या है? कांस्टेंट है। टेंशन टी कब कांस्टेंट होगा? जब ये पुली जोन सी होगी ये फ्रिक्शन लेस होगी। जब इसमें फ्रिक्शन ही ना होगी तो ये टेंशन जोन सी होगी, खिंचाव जोन सा होगा, इसकी फ्रिक्शन पर, यानी कि इसकी फ्रिक्शन में इसकी ज़्यादा फोर्स खर्च नहीं होगी, ज़्यादा फोर्स यहीं पर ही लगाएगा वो। ठीक है, यानी कि फ्रिक्शन लेस होगा तभी ये टेंशन टी कांस्टेंट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। अब उसके बाद आगे जो सा ये है, जो सा मैस M2 है, जो का छोटा है, ये बड़े मैस ने इसको ऊपर की तरफ खींचा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी इसका वज़न नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, W2 इज इक्वल टू M2G। फ़र्क सिर्फ ये है कि ये यहाँ पर टेंशन ज़्यादा हो गया, खिंचाव ऊपर की तरफ ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये डोरी जोन सी है ये वाला मैस की M जो जब नीचे एक्ट करेगा तो ये डोरी इसके साथ भी जुड़ी हुई है।
जब ये वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो ये ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये टेंशन की सिमत में मूव कर रहा है बॉडी। जब ये टेंशन की सिमत में मूव करेगा तो इसका एक्सेलरेशन भी उधर ही मूव करेगा। जब इसका एक्सेलरेशन उधर ही मूव करेगा तो टेंशन टी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। किससे? इसके वज़न से। इसके वज़न से W2 इज इक्वल टू M2G। इसके वज़न से टेंशन टी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। बस एक्सेलरेशन की सिमत वहाँ ही होती है कि जहाँ पर बॉडी मूव कर रहा होता है। एक्सेलरेशन ए, यहाँ पर बॉडी नीचे मूव कर रहा था इसलिए नीचे होगी, यहाँ पर बॉडी ऊपर मूव कर रहा है इसलिए ऊपर होगी। समझ आ गई? अब हमने क्या करना है कि नेट फोर्स है। अब उसके बाद है जी एफ नेट है, नेट फोर्स। ठीक है ना। ये जो सा बॉडी ए है इस पर नेट फोर्स कहाँ से अमल कर रही है। मिसाल के तौर पर ये है जी बॉडी ए। अब इस पर नेट फोर्स क्या क्या अमल कर रही है। यहाँ पर एक तो वज़न इसका नीचे की तरफ जा रहा है, एक टेंशन टी ऊपर है, यानी कि वज़न W यहाँ पर क्या है, ज़्यादा। तभी तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है ना। इसका मैस ज़्यादा होगा तो वज़न ए ज़्यादा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैस। ठीक है कि W जो सा होता है ये मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना मैस ज़्यादा होगा उतना ही वज़न ज़्यादा होगा। और जी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट की वजह से यहाँ पर बराबर साइन आ गया। ठीक है। अब चूँकि ये देखें यहाँ पर वज़न क्या है, ज़्यादा, मैस ज़्यादा है इसलिए वज़न क्या है, ज़्यादा। इसलिए ये जो सा वज़न की कीमत है W1 इज इक्वल टू M1G। 1 क्यों आया, क्योंकि मैस M1 की बात हो रही है। ठीक है ना। M1G जो सा है। ठीक है। नेट फोर्स एफ नेट का पता चल गया ना। एक जिसम है उस पर जितनी भी फोर्सेस अमल कर रही हैं उन सब को जब हम ऐड करते हैं तो ये नेट फोर्स आ जाती है हमारे पास। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होती है, M1G में से, यानी कि ज़्यादा में से कम को माइनस कर दो, यानी कि चून सा वज़न है ये ज़्यादा, टेंशन टी क्या है, कम है। M1G में से माइनस कर दिया टी तो एफ नेट आ जाएगा। फिर इसी तरह न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक F इज इक्वल टू MA होता है, यानी कि यहाँ पर हमने MA दर्ज कर दिया। और चूँकि M1 के मैस M1 की बात हो रही है इसलिए M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी। अब आप पूछेंगे कि एक्सेलरेशन और G के साथ क्यों M1 1 और ये T के साथ क्यों नहीं 1 है। क्योंकि हमें पता है कि एक्सेलरेशन तो यहाँ पर दोनों में कांस्टेंट है, क्योंकि डोरी एक ही इस्तेमाल हो रही है इसलिए दोनों डोरियों में सेम टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, टेंशन सेम है। और एक्सेलरेशन भी दोनों में सेम है। एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा और टेंशन भी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है। अब उसके बाद जी के साथ क्यों नहीं लगा, ये हमें पता है वैसे भी। G इज इक्वल टू 10 ms-2, यानी कि इसकी जो सी वैल्यू है वो कांस्टेंट ही रहती है, इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह हमने ये इक्वेशन बना ली। फिर इसी तरह हमने बॉडी बी की भी बात करनी है। बॉडी बी की भी हमने इसी तरह ही बात करनी है। बॉडी बी में क्या होता है कि ये जो सा मैस इसके खिंचाव की वजह से जब ये नीचे की तरफ मूव करता है तो इसकी डोरी इसके साथ जुड़ी हुई है तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो ये बॉडी टेंशन की सिमत में मूव कर रहा है। जब ये टेंशन की सिमत में मूव करेगा तो टेंशन टी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। किससे? वज़न W2 इज इक्वल टू M2G से, यानी कि टेंशन टी को माइनस कर देंगे M2G से तो हमारे पास इस बॉडी का नेट फोर्स आ जाएगा, यानी कि एफ नेट इज इक्वल टू ज़्यादा में से, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है इसलिए टी क्या हो गया है, ज़्यादा। जिस भी सिमत में बॉडी मूव करेगा उस सिमत में मौजूद जोन सी भी फोर्स होगी, चाहे वो वज़न हो, टेंशन हो, वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर टेंशन की सिमत में बॉडी मूव हुआ है इसलिए टेंशन बढ़ गई है। यहाँ पर बॉडी वज़न की तरफ मूव हुआ है तो वज़न की फोर्स बढ़ गई है। तो टेंशन की फोर्स यूं ही ज़्यादा हुई तो M2G माइनस कर देंगे, टी में से माइनस कर देंगे M2G, और हमारे पास इस बॉडी पर अमल होने वाली सारी फोर्सेस जितनी भी हैं उन फोर्सेस का नेट फोर्स आ जाएगा। एफ नेट इज इक्वल टू टी में से माइनस कर देंगे M2G। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि भाई यहाँ पर एक्सेलरेशन भी तो प्रोड्यूस हुआ है, वो कहाँ पर गया। अब देखते हैं
एक्सेलरेशन हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन चूँकि यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है ना, तो कुछ नहीं होता, हम न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे, F=ma होता है, ठीक है ना, F=ma होता है, यहाँ पर ma=t माइनस m2g लगा देंगे। चूँकि सेकंड वाले मास की बात हो रही है इसलिए m2a=t माइनस m2g आ गया। कुछ नहीं होता भाई, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। टी के साथ की यूनिट 2 आया, एक्सेलरेशन के साथ की यूनिट 2 आया, ठीक है ना। ये मैंने आपको बात बता दी है कि डोरी एक ही है, डोरी में एक ही है, तो एक ही डोरी है, एक ही डोरी में जब कोई फोर्स लगेगी नीचे, ये टेंशन की फोर्स, खिंचाव की फोर्स, खींचते हैं जब हम, मिसाल के तौर पर एक आदमी उस तरफ को खींच रहा है, एक आदमी उस तरफ को खींच रहा है, तो टेंशन टी जो सा होगा वो सेम ही रहेगा यहाँ पर, बशर्ते ये कि जो सी ये है, ये वाली पुली है वो क्या हो, फ्रिक्शन लेस हो। ये रस्साकशी वाली बात नहीं हो रही यहाँ पर। मिसाल के तौर पर रस्साकशी में क्या होता है कि जहाँ पर ज़्यादा खिंचाव होता है डोरी का तो वो जी जाती है, लेकिन यहाँ पर पुली है, ये पुली क्या करती है, ये फ्रिक्शन को कम करती है। वहाँ पर चूँकि खींच रहे थे, यहाँ पर खींच नहीं रहे, यहाँ पर ये पुली जो सी है ये फ्रिक्शन लेस है, ये इसको जंग वगैरह नहीं लगा हुआ, इसलिए ये बराबर जो सा है खिंचाव देती है। ये ज़्यादा खींच रहा है जिस्म इसको, तो ये ऊपर की तरफ मैस मूव कर गया। बस हमने ये याद रखना है कि एक डोरी की वजह से टेंशन टी सेम रहेगा। एक्सेलरेशन में जो एक्सेलरेशन जो सा आएगा ये भी फिर कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन भी दोनों में एक जैसा ही प्रोड्यूस होगा। ठीक हो गया, उसी स्पीड से ही, यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ बात करनी है इसकी m1g और m2g। ओके हो गया। एक्सेलरेशन भी सेम ही प्रोड्यूस होगा, जैसे ही ये बॉडी नीचे मूव करती है वैसे ही ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक हो गया, यानी कि एक्सेलरेशन इसमें भी उतना ही प्रोड्यूस हुआ है, इसमें भी उतना ही प्रोड्यूस हुआ है। ठीक हो गया। अब जब ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करती है तो ये टेंशन जितना ये यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, जितना खिंचाव यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है, उसी तरह यहाँ पर भी जब ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करता है ये खिंचाव की वजह से, उतना ही खिंचाव यहाँ पर भी प्रोड्यूस होता है। दोनों डोरियों में सेम खिंचाव पैदा होता है, दोनों डोरियों में सेम ही एक्सेलरेशन पैदा होता है, इसलिए हमने एक्सेलरेशन और टी के साथ 2 नहीं लगाया, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने 1 और 2 को जमा कर देना, जमा क्योंकि अभी पता चल जाएगा, जमा कर देंगे कि m1 बराबर के उस वाली रकमें, उस तरफ वाली रकमें जमा हो जाएंगी, m1a प्लस m2a इक्वल टू m1g में से माइनस करेंगे m2g, फिर उसके बाद यानी कि m1g माइनस t, फिर जमा t माइनस m2g, जमा का t और माइनस का t, जमा का t और माइनस का t काट जाएंगे, ये बढ़ जाएगा m1a प्लस m2a इज इक्वल टू m1g माइनस m2g। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कॉमन ले लेंगे, चूँकि ये 2 रकमें हैं, यहाँ पर भी 2 रकमें हैं, जहाँ कहीं भी जमा माइनस आए तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर 2 रकमें मौजूद हैं, उनमें से कॉमन लिया जा सकता है या नहीं भी लिया जा सकता है। चूँकि यहाँ पर हमें साफ नज़र आ रहा है कांस्टेंट ये, कांस्टेंट ये है, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम कॉमन लेंगे। m1 कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये एक जैसे होते हैं, m1 m2 एक जैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैथ m1 की बात हो रही है जिसका मैथ ज़्यादा है, और मैथ m2 की बात हो रही है जिसका मैथ कम है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन दोनों डोरियों में सेम ही रहेगा, जिस स्पीड से ये मूव करेगा, जिस स्पीड से ये मूव करेगा नीचे की तरफ, उसी तरह ये जो सा वज़न है ये इसी टेंशन के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगा, इसी खिंचाव के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक हो गया, समझ आ गई। जिस तरफ बॉडी की मूवमेंट होगी उसी तरफ एक्सेलरेशन की भी सिमत होगी, ये बात याद रखनी है। अब ये बातें आपने लिख लेनी है, कॉपी लिया करो और लिखते जाया करो इंपॉर्टेंट बातें। फिर उसके बाद हमने यह करना है, एक्सेलरेशन को हमने यहाँ पर m1 प्लस m2 कॉमन ले लिया g, फिर उसके बाद m1 में से माइनस कर देंगे m2,
फिर यहाँ से एक्सेलरेशन जो सा है इसको इक्वल का साइन हो जाएगा, जी m1 में से माइनस करेंगे m2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके तकसीम हो जाएगा और ये तीसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो सा एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, अब इस एक्सेलरेशन को हम इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन इसमें भी पुट करेंगे तो टेंशन की कीमत आ जाएगी, इसमें भी एक्सेलरेशन पुट करेंगे तो टेंशन की कीमत आ जाएगी। इन दोनों में से किसी में भी पुट कर सकते हैं, हमने दूसरी पे पुट कर दिया इसे। m2 एक्सेलरेशन की कीमत यहाँ पर पुट की इज इक्वल टू टी माइनस m2g, वैसे का वैसे ही आ गया। और यहाँ पर m2g m1 माइनस m2, ठीक है। अब m2g को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 m2g फिर माइनस m2 का होल का स्क्वायर g और ओवर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू टी माइनस m2g, ठीक है। अब माइनस का m2g उधर जाकर प्लस का m2g हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ज़ाफ़ कर लेंगे हम, m1 प्लस m2 लगाएंगे, ठीक है ना, ज़ाफ़ कर लेंगे। यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है m1 प्लस m2, ये नीचे बटे के नीचे आ जाएगा। m1 प्लस m2 ये दोनों तकसीम होंगे तो ये एक दूसरे को काट देंगे, तो ये जो सा 1 बचेगा, 1 को ऊपर वाली जो सी रकम होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 m2 जी माइनस m2 का होल का स्क्वायर जी फिर प्लस। अब चूँकि m2g के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे क्या होगा 1, m1 प्लस m2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m1 प्लस m2 आ जाएगा, और जब ये आएगा तो ये जो सा होगा m1 प्लस m2, ये ऊपर वाली रकम m2g से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि m2g ब्रैकेट m1 प्लस m2 क्लोज ब्रैकेट। फिर उसके बाद हमने m1 m2g माइनस m2 का होल का स्क्वायर जी वैसे का वैसे आ गया, प्लस फिर m1 m2g आ जाएगा, प्लस 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 फिर m2 का होल का स्क्वायर जी आ जाएगा। फिर ये प्लस जो सा ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों रकमें आपस में ऐड हो जाएंगी, 2m1 m2g फिर ओवर m1 फिर प्लस फिर m2। अब उसके बाद यहाँ पर एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक्सेलरेशन की कीमत हमने निकाली हुई है, पीछे क्या थी एक्सेलरेशन, क्या था, ये था, ये निकाला हुआ है हमने इधर। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2। फिर इसी तरह ये है, हमने यहाँ पर लेकर आ गया जी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 जी फिर m1 प्लस m2। यहाँ से जी हमने निकालना है तो m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2, ये उधर जाकर ये जोन सा है ये बटा पूरा उधर जाकर उलट जाएगा, यानी कि m1 प्लस m2 ओवर m1 माइनस m2 a, ठीक है। समझ आ गई, हो गया हमारा ये क्लियर, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है इसमें। अब ये बातें याद रखनी है हमने कि फोर्स और टेंशन का यूनिट क्या होता है, सेम, इसलिए हम F इज इक्वल टू एम ए फार्मूले की जगह F की जगह हम T भी इस्तेमाल कर सकते हैं, T इज इक्वल टू एम ए, और ये फार्मूले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगे, F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू एम जी। अब उसके बाद केस 2 स्टडी करते हैं। केस 2 में वो कहता है जी यहाँ पर एक टेबल है, टेबल में पुली है, पुली के ऊपर एक डोरी गुजरी है और इसके डोरी के एक सिरे पर मैस A है और मैस m1 है और दूसरी सिरे पर मैस m2 है। इसको हमने A का नाम दिया, इसको हमने B का नाम दिया है। इसमें क्या पैदा हो रहा है, जब ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगी अपने वज़न के साथ तो इसमें m1g पैदा हो जाएगा, वो W इज इक्वल टू m1g, ठीक है ना। ये फार्मूला है वज़न का, W इज इक्वल टू m1g, और फिर इसके वज़न के साथ ही ऊपर की तरफ एक खिंचाव पैदा होगा। ये खिंचाव को हमने टेंशन T का नाम दिया हुआ है। चूँकि ये नीचे की गया, चूँकि बॉडी नीचे की तरफ मूव हुआ है इसलिए एक्सेलरेशन की सिमत भी नीचे की तरफ होगी, ठीक हो गया। ये आपने लिखना है, ठीक है ना, ये आपने अपनी कॉपी में लिखना है ऐसे ऐसे करके जो सा मैं बता रहा हूँ। और फिर इसी तरह एक बॉडी बी है जो सी मेज़ पर एक अमूदी यानी कि हॉरिजॉन्टल सफ़र करती है। ये हॉरिजॉन्टल कैसे सफ़र कर रही है अभी बता देता हूँ कि जो सी बॉडी बी है इसके नीचे, ये बॉडी बी नीचे की तरफ फोर्स लगाती है वज़न का m2g नीचे की लगा रही है और मेज़ जो सा रिएक्शन के तौर पर इसे ऊपर की तरफ धकेल रहा है, ठीक है ना। अब ये ऊपर ना ही ऊपर जा रही है ना ही नीचे की तरफ आ रही है, टेबल को फाड़ते हुए, ना ही ये मैस नीचे गिर रहा है टेबल को फाड़ते हुए, ना ये रिएक्शन की फोर्स इसे ऊपर खींच रही है। क्यों नहीं खींच रही, क्योंकि इनकी मिकदार सेम है और इनकी सिमत क्या है, एक दूसरे के मुखालिफ, यानी कि न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई हो रहा है। यानी कि आर जो सी फोर्स है ये m2g को कैंसिल कर रही है, ये दोनों एक दूसरों को कैंसिल कर रही है और बदले में क्या बचेगा यहाँ पर 0, यानी कि कोई फोर्स जो सी है उसकी कोई मिकदार नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए ये बॉडी जो सा है ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगा, ना कि ये ऊपर भी चला जाए नीचे भी चला जाए, ठीक है ना। अगर इन दोनों में से कोई भी ज़्यादा या कम होती
तो या तो ये बॉडी ऊपर की तरफ चला जाता है या फिर ये बॉडी टेबल को चीरते हुए नीचे गिर जाता। इसलिए ये दोनों फोर्सेस जो सी हैं, चूँकि ये इक्वल फोर्सेस हैं और ठीक है ना मुखालिफ सिमत में, इसलिए बॉडी यहाँ की तरफ मूव करेगा। जब ये बॉडी इसे खींचेगा नीचे की तरफ डोरी की सिमत में नीचे की तरफ खींचेगा तो यहाँ पर एक खिंचाव पैदा होगा। इस खिंचाव की सिमत में यानी कि जहाँ पर बॉडी मूव करेगा उसी की सिमत में एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होगा, और जब ये बॉडी खींचेगा इसे तो इस डोरी में एक खिंचाव पैदा होगा। उसको हमने टेंशन टी का नाम दिया है, और हमें पता है कि टेंशन भी एक फ़ोर्स की तरह ही अमल करता है। टेंशन का यूनिट न्यूटन होता है, फ़ोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है। इसलिए हम टेंशन और फोर्स जो सी होती है, फोर्स F = ma के फार्मूले की जगह हम T = ma भी लिख सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर T = m2a लिख दिया है। समझ आ गई? F और T का यूनिट सेम होता है, इसलिए हम इन दोनों के F = ma की जगह T = ma भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी एक्सप्लेनेशन आपने लिखनी है पेपर के अंदर, जो सी मैंने की है ये अपने किताबों के अंदर लिखना है ऐसे करके। फिर उसके बाद आगे करना है कि F net = m1g - t होता है, फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड सेकंड लॉ। ठीक है, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी है। अब जब फोर्स कैसे एक्टिंग कर रही है बॉडी पर, हमने तफसील से जाना है कि जब ये बॉडी नीचे जाएगी, बॉडी की सिमत कहाँ पर है? नीचे की तरफ। जब बॉडी नीचे जाएगी तो कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी? वज़न की फोर्स जो टेंशन से ज़्यादा होगी। इसलिए m1g को माइनस कर देंगे t से, तो F net क्या आ जाएगा हमारे पास? नेट फोर्स क्या आ जाएगी? m1g में से माइनस कर देंगे t, बस F net में से माइनस कर देंगे m1g में से माइनस कर देंगे t अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F = ma होता है। अब उसके बाद यहाँ पर ma आ गया है। ma चूँकि मैस m1 की बात हो रही है, मैस किसकी? मैस m1 की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा m1a = m1g - t। अब इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। फिर इसी तरह फेजेस जोन सा फोर्सेस बी पर कैसे एक्ट कर रही हैं, ये भी हमने पता चलाने हैं कि फोर्सेस बी पर कैसे एक्ट कर रही हैं। कि फ़ोर्स जो सी बी पर है कि ये फ़ोर्स जब ये बी उधर की तरफ जाएगा, हमें पता है कि रिएक्शन की फ़ोर्स और वज़न की फ़ोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। जब ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी तो ये बॉडी जो सी होगी ये हॉरिजॉन्टल मूव करेगी, और ये खिंचाव, ये बॉडी जब ए नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये रस्सी का खिंचाव इसे इधर की तरफ मूव करवाएगा। तो यानी कि इस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, वो है खिंचाव की फ़ोर्स। यानी कि बॉडी जो सा ए है इसको खींचने में जितनी भी फोर्स ज़ाया हो रही है वो बॉडी ए लगा रहा है इस पर, यानी कि खिंचाव की फ़ोर्स की वजह से बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो T = m में लगाएंगे। हमें पता है कि T = m में क्यों लगाया है, क्योंकि फोर्स और T का यूनिट सेम है। ठीक है, इसलिए हम इन दोनों के फार्मूले सेम ही यूज़। T = m2a हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, T = m2a। अब टेंशन की हमने यहाँ से पर मिकदार निकाली हुई है, T माइनस का T उधर चला जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, और ये m1g जो सा होगा ये इधर आ जाएगा। T = m1g। यहाँ से हमने टेंशन की कीमत निकाली। टेंशन की कीमत निकालने के बाद यहाँ पर दर्ज करना है, दर्ज भी कर दिया। अब फिर उसके बाद एक जैसी रकमों की तरफ आ जाएंगी और मुख्तलिफ रकम बराबर के उस तरफ चली जाएंगी। m1g जो सी मुख्तलिफ थी इसलिए बराबर के इस तरफ ही रहने दी, और m2a माइनस का m1a उधर जाके प्लस का m1a हो जाएगा। फिर m1g जो = एक्सेलरेशन यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट नंबर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, एक्सेलरेशन हमने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में m1 + m2 बच जाएगा। ओके हो गया। अब ये क्यों ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि डोरी एक ही है, डोरी एक होने की वजह से टेंशन और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होंगे। ओके हो गया, समझ आ गई। अब हम यहाँ से एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे। वो m1 + m2 वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर नीचे आकर तकसीम हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन की कीमत आ जाएगी। अब इस तीसरी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं और पहली इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। चूँकि ये दूसरी इक्वेशन जो सी हमें आसान लग रही है हल करने में, इसलिए हम यहाँ पर पुट कर देंगे। T = m2a = m2 एक्सेलरेशन जो है हमने यहाँ पर पुट कर दिया, m1g / m1 + m2। ये हमारे पास आंसर आ गया टेंशन का। ठीक है, यह केस 2 भी हल हो गया।